हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। सो स्टूडेंट, आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर इज 11 एंड योर चैप्टर नेम इज जलमंडल। ओके, तो बच्चों आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? जलमंडल के बारे में। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे कि हमारे जो जैवमंडल की प्रस्तावना है वो क्या है कि जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो आप सब भी जानते हैं कि जो जल है वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जल की प्रचुरता से ही जीवन में संभव हुआ है। यानी प्रचुरता जो होती है बच्चों पृथ्वी पर जल की, वो बहुत ज्यादा, कि जल है तो ही जीवन है। ठीक है, पृथ्वी का 71% भाग यानी 71% भाग जल से आवृत है। जल राशियों में सागर, महासागर, झीलें, नदियां, हिमाचलदित क्षेत्र, हिमनद आदि सम्मिलित हैं, किंतु अधिकांश जल महासागरों तथा सागरों के रूप में है, जो खारा होने के कारण पीने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग में नहीं आता। यानी जो जल खारा होता है वह पीने के योग्य में नहीं आता है। जल चक्र, अब हम बच्चों बात करेंगे जल के चक्र के बारे में कि जल चक्र किस तरह से होता है। चलिए, पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंड महाद्वीप कहे जाते हैं, जिनके चारों ओर महासागर स्थित है। महासागर ऊर्जा एवं ऊष्मा के अनंत भंडार हैं। महासागरों से जल वायुमंडल, वहां से स्थल और भी महासागर में गमन करता है। इसे ही जलीय चक्र कहा जाता है। बच्चों, जल चक्र का न तो कोई प्रारंभ होता है और न ही कोई अंत होता है। जो जल चक्र होता है ना तो उसका कोई प्रारंभ है कि शुरुआत हो रही है और ना ही उसका कोई अंत है कि यहाँ आके वो खत्म हो रहा है। वो कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, सूर्य की यह निरंतर इसी प्रकार चलता रहता है। जैसे कि मैंने अभी बोला, सूर्य की किरणों द्वारा महासागरों के जल का वाष्पीकरण किया जाता है। यानी जो भाप द्वारा उड़ जाता है, वाष्पीकरण किया जाता है, जिससे जल जलवाष्प के रूप में बदल जाता है। जब यह जलवाष्प ऊपर वायुमंडल में पहुंचती है तो वह संघन की क्रिया जलवाष्प को सूक्ष्म जलकणों में परिवर्तित कर देती है। ये सूक्ष्म जलकण मेघों बादलों की रचना करते हैं। आपस में चिपककर ये जलकण बड़े तथा भारी हो जाने के कारण वायु में लटके नहीं रह पाते एवं वर्षा के रूप में और हिम वर्षा के रूप में पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं। यानी जब जल जो है वो इतना भारी हो जाता है कि वो पृथ्वी जो ऊपर से नीचे की ओर लटका हुआ नहीं रह सकता, इसलिए वो वर्षा बनकर गिर जाता है धरती पर। वर्षा का जल बहता हुआ एवं नालों एवं नदियों से होता हुआ अतः समुद्र में ही पहुंच जाता है। वर्षा का कुछ जल झीलों एवं तालाबों में एकत्र हो जाता है। कुछ जल पृथ्वी की दरारों से खिसक कर भूमि के नीचे शैलों में एकत्र हो जाता है, जिसे भूमिगत जल कहा जाता है। पेड़ पौधे इस भूमिगत जल का प्रयोग अपनी जड़ों द्वारा करते हैं। यानी जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो भूमि के अंदर जो एकत्रित जल होता है उसको सोखने लगती हैं जड़ें, एवं यह जल पत्तियों द्वारा उत्सर्जन से वायुमंडल में पहुंच जाता है। इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करेंगे बच्चों जल बजट तथा जल संरक्षण की। ओके, हमारे परिवार के बजट के समान ही जल बजट भी है। जैसा हम लोग परिवार में बजट बनाते हैं वैसे ही जल बजट होता है। ठीक है, इसमें आय तथा व्यय दोनों ही सम्मिलित हैं। पृथ्वी के कुल जल का लगभग 93% भाग सागरों एवं महासागरों में पाया जाता है। 5% स्वच्छ भंडारों जैसे तालाब, झील, नदी एवं भूमिगत जल के रूप में तथा शेष 2% हिमनदों एवं हिमटोपियों में पाया जाता है। बच्चों, जल संरक्षण महासागरों से वायुमंडल में और फिर वहां से धरातल एवं सागरों की ओर लगातार होता रहता है। पृथ्वी पर इसी जल चक्र के कारण जल की मात्रा एक समान बनी रहती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सारी वर्षा, आय तथा प्राप्ति, वाष्पीकरण एवं उत्सर्जन व्यय के समान बराबर ही होता है। इसे ही जल का बजट कहते हैं। पृथ्वी पर जल का बजट पूर्ण रूप से संतुलित रहता है। कभी कभी वर्षा की अधिकता
अथवा कमी से जल असंतुलित हो जाता है। पर्यावरण का तापमान बढ़ने से हिमनद तथा ग्लेशियरों के पिघलने से हमारा यह जल बजट असंतुलित हो गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम यदि कोशिश करें तो भी जल चक्र को बदलना संभव नहीं है। अगर बच्चों मनुष्य कोशिश करे कि जल चक्र को किसी तरीके से परिवर्तित किया जाए या फिर उसे बदला जाए तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तथा अधिक जनसंख्या के कारण जल आपूर्ति को हम आवश्यकता के अनुसार बढ़ाने में भी असमर्थ हैं। बहुत सा जल नगरों तथा उद्योगों के कारण व्यर्थ चला जाता है। आप देख सकते हैं जनसंख्या की वृद्धि इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जल ही कम पड़ गया है, जबकि हमारी पृथ्वी पर जल बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन वो पीने योग्य कम है। तथा बिना उपचार किए ही बहुत सा जल नालों में बहा दिया जाता है, यानी बिना जल को स्वच्छ बनाए ही उसे नालों में बहा दिया जाता है, जो इन जल भंडारों के जल को भी प्रदूषित कर देता है। एक बहुमूल्य संसाधन इस प्रकार व्यर्थ हो जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए हमें जल का संरक्षण करना जरूरी है। यह समय की मांग है तथा यह भी आवश्यक है, क्योंकि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो पीने के लिए पानी भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम जल का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करें। इसीलिए हमें जल को बिल्कुल भी जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल का अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए बच्चों। अब बच्चों बात करेंगे हम महासागरीय जल की। ओके, पृथ्वी के तापमान को मृदु बनाने में महासागरों का बहुत महत्व है। जल चक्र में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। हमें भोजन के रूप में मछली एवं जीव जंतु भी प्रदान करते हैं। महासागरों का प्रयोग यातायात तथा व्यापार के लिए भी हजारों वर्षों से किया जा रहा है। परिवहन के सबसे सस्ते साधन महासागर ही हैं। इनमें उत्पन्न ज्वार एवं लहरों में विद्युत उत्पादन की संभावना बनी हुई है। महासागरों का जल अत्यंत खारा होता है। आप सब जानते हैं बच्चों, जो महासागर का जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता, वो अत्यंत खारा होता है। इसीलिए सिंचाई, घरेलू कार्य और औद्योगिक उपयोगों में नहीं लाया जा सकता। इस जल में अनेक प्रकार के खनिज लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि घुले रहते हैं, जो इसके स्वाद में खारापन बढ़ाते हैं। महासागर में खारापन लवणता की मात्रा इसमें घुले खनिजों द्वारा नापी जाती है। इसे प्रति 1000 ग्राम जल में लवणता से जाना जाता है। लवणता की मात्रा महासागरों में प्रति 1000 ग्राम जल में यानी 3500, ठीक है, यहाँ पर 3500 लवण है। यह मात्रा सभी स्थानों पर एक समान न होकर भिन्न भिन्न है। कुछ प्रमुख कारक लवणता की इस मात्रा पर नियंत्रण का कारण करते हैं, जैसे नदियों द्वारा लाए गए स्वच्छ जल का मिश्रण, वर्षा की मात्रा, वाष्पीकरण की दर तथा जल का संचरण आदि। वाष्पीकरण की ऊंची दर तथा ऊंचे तापमान के कारण कटिबंधों में उच्च लवणता पाई जाती है। मृत सागर में प्रति 1000 ग्राम जल में 24,000 लवणता मिलती है। जिन क्षेत्रों में संपूर्ण वर्षा संवहनिक वर्षा होती है, जैसे आर्द्र वर्षावृतीय क्षेत्रों में कम लवणता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्री डेल्टा के निकट बंगाल की खाड़ी में लवणता की दर मात्र 2000 प्रति से 1000 ग्राम जल है। हिमालयों में हिम क्षेत्रों एवं नदियों के स्वच्छ जल के लिए जल में मिल जाने से भी लवणता कम पाई जाती है। उसमें मिलाने से लवणता कम पाई जाती है बच्चों। कम लवणता वाला जल जो हल्का होता है, अतः वह सागर तल पर फैला रहता है, जबकि अधिक लवणता वाला जल जो होता है वो भारी होने के कारण नीचे बैठने लगता है। बच्चों बात करेंगे महासागरीय गतियां की, है ना, जो गतियां होती है महासागर की। महासागर का जल हमेशा अशांत रहता है। 3 प्रकार की गति इस जल में होती है, ज्वार भाटा, लहरें तथा धाराएं। 3 प्रकार की गतियां होती हैं, एक तो ज्वार भाटा, ठीक है, दूसरा हमारा लहरें और तीसरा हमारा
धाराएं। ज्वार भाटा महासागरों के जल के प्रति निश्चित समय अंतराल पर उठने गिरने की क्रिया ज्वार भाटा कहलाती है। जल बहुत तेजी के साथ ऊपर उठता है और फिर नीचे गिर जाता है तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं बच्चों। ठीक है, सागर के जल के ऊपर उठने की क्रिया को उच्च ज्वार कहते हैं, यानी जो सागर से भी ऊपर उठे उसे हम ज्वार कहते हैं। एवं जल नीचे गिरता है तो निम्न ज्वारा या भाटा कहा जाता है ना। गिरना और उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार उत्पन्न होते हैं, यानी जब सूर्य की तेज किरण पड़ती है या फिर चंद्रमा की अधिक रोशनी पड़े तो क्या होता है कि ज्वार उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से सागरीय जल किसी विशेष क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है एवं अन्य क्षेत्रों का जल निम्न ज्वारों के कारण हट जाता है बच्चों। आप यहाँ देख रहे हैं बृहत एवं लघु ज्वार का चित्र। ओके, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को जब पृथ्वी चंद्रमा तक सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, तब सागर में अधिक उच्च ज्वार उठता है तथा निम्न ज्वार भाटा भी अधिक नीचा रहता है। इस प्रकार के ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं बच्चों। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य जब समकोण की स्थिति में हो, यानी बिल्कुल एक बराबर समकोण की स्थिति में हो, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य जब समकोण की स्थिति में होते हैं, यह स्थिति प्रत्येक माह के पहले तथा तीसरे सप्ताह में होती है। इस समय उच्च ज्वारा भी सामान्यता से नीचे ही होते हैं। चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति के बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। इन ज्वारों को लघु ज्वार कहते हैं बच्चों। हमारे लिए ये ज्वार अत्यंत उपयोगी है। बड़े बड़े समुद्री जहाज उच्च ज्वार के समय बंदरगाह में सरलता से आ जाते हैं और भाटे के समय आसानी से बाहर जा सकते हैं। न्यूयॉर्क, कोलकाता, लंदन, रॉटरडम आदि बंदरगाहों को उच्च ज्वार से बहुत लाभ होता है। ज्वार आने से कीचड़, बालू आदि निक्षेप नदी मुहाने से दूर बहकर चले जाते हैं। शीत ऋतु में उच्च ज्वार बंदरगाहों को जमने से भी बचाते हैं। उच्च ज्वार जल विद्युत उत्पादन के अच्छे स्रोत होते हैं बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों हम लहरों के बारे में। अभी हमने ज्वार भाटे की बात करी, अब हम करेंगे बच्चों लहरें। ठीक है, सागरीय जल में लहरें तरंगे उठती हैं जो पवन के झोंकों से उत्पन्न होती हैं। इन लहरों की ऊंचाई और लंबाई पवन के वेग पर निर्भर करती है कि पवन जो हवा होती है वो किस तरह से, किस दिशा से उठ रही है और कितनी ऊंचाई में या कितने मतलब प्रभाव के साथ उठ रही है। ठीक है, उसका वेग पर निर्भर करती है। जब पवन की गति तेज होती है तो लहरें भी ऊंची एवं तीव्र होती हैं। जब पवन की गति मंद धीमी होती है तो सागर शांत रहता है। महासागरों में सुनामी नाम की एक विशेष प्रकार की लहरें भी होती हैं जिनकी उत्पत्ति भूस्खलनों, ज्वालामुखी उद्गारों, भूकंपों और अपतन के कारण होती हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का है। इसका अर्थ है बंदरगाह की लहरें। जो हमारा सुनामी शब्द है वो क्या है बच्चों, जापानी शब्द से लिया गया है और उसका जो अर्थ है वो है बंदरगाह की लहरें। भ्रम के कारण इनको ज्वारीय लहरें मान लिया जाता है, किंतु इन लहरों का कोई भी संबंध ज्वारा से नहीं होता है। इन लहरों का प्रति घंटा वेग 650 किलोमीटर से भी अधिक तथा उनकी लंबाई 160 किलोमीटर तक पाई गई है। 24 अप्रैल 1771 ईस्वी को जापान में 85 मीटर ऊंची सुनामी लहरें पैदा हुई थीं, यानी 85 मीटर ऊंची सुनामी लहरें पैदा हुई थीं। सागरीय धाराएं। बच्चों अब हम बात करेंगे सागरीय धाराओं की। समुद्री जल के एक निश्चित दिशा में जाने को सागरीय धारा कहते हैं। ये पृथ्वी के धरातल पर बहने वाली नदियों की भांति होती हैं। धीमी गति से बहने वाले जल स्रोतों को ड्रिफ्ट अथवा प्रवाह कहा जाता है बच्चों। क्लियर है आपको? धाराएं और ज्वार भाटा और लहरें अच्छे से समझ आ रही होंगी। सागरीय धाराओं की उत्पत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है। कौन कौन से कारण है वो आइए एक बार हम इनको भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं बच्चों।
महाद्वीप के तट की आकृति पृथ्वी घर्षण गृहीय पवन एवं महासागरीय जल की लवणता तथा तापमान में भिन्नता। पृथ्वी के घूर्णन के कारण सागरीय धाराएं गोलार्ध में अपने बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। सागरों के तट के आकृति के कारण इन धाराओं के मार्ग निश्चित होते हैं। इन धाराओं के दो प्रकार होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं? गर्म धारा एवं ठंडी धारा। ओके, गर्म धारा एवं ठंडी धारा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म धाराएं उच्च अक्षांकों की ओर बहती हैं। ठंडी धाराएं उच्च अक्षांशों से उच्च कटिबंधों की ओर बहती हैं। अधिकांश ठंडी धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट के साथ साथ बहती हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे बच्चों हम मुख्य सागरीय धाराओं की। महासागर में गर्म एवं ठंडी धाराओं क्रम नियत होता है। ठीक है, संसार की मुख्य धाराएं निम्नलिखित है। यहाँ पर जितनी भी संसार की धाराएं होती हैं यहाँ पर वो निम्नलिखित प्रकार से दी गई हैं बच्चों। हिंद महासागर की धाराएं ठंडी धाराएं होती हैं। पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। अब गर्म धाराएं विषुववर्तीय रेखाएं धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा एवं इग्लूहास धारा। अटलांटिक महासागर की धाराएं ठंडी धाराएं, वेगुला धारा, पश्चिमी प्रवाह ड्रिफ्ट, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा एवं कनारी धारा। क्लियर है बच्चों? अब है गर्म धारा। यहाँ पर दक्षिणी विषुववर्तीय धारा, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी विषुववर्तीय धारा, गल्फ स्ट्रीम तथा ब्राजील धारा। प्रशांत महासागर की अब धाराओं की बात करेंगे बच्चों हम। गर्म धाराएं हैं उसमें दक्षिण विषुववर्तीय धारा, उत्तरी विषुववर्तीय धारा, क्यूरोसिर्वा धारा तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। अब ठंडी धाराएं देखते हैं। कैलिफोर्निया धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह, पीरू धारा तथा कामचटका धारा। अब हम सागर धाराओं के प्रभाव जानेंगे बच्चों। तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु को ये धाराएं बहुत प्रभावित करती हैं। जो पवन इन धाराओं के ऊपर बहती है वे इन धाराओं के प्रभाव को महाद्वीपों के आंतरिक भागों तक पहुंचा देती हैं बच्चों। गर्म धारा तटवर्ती क्षेत्र की जलवायु को गर्म तथा ठंडी धारा जलवायु को ठंडा बना देती हैं। अब हम देखेंगे कि किसी महाद्वीप के पश्चिमी तथा पूर्वी तटों का तापमान इस कारण भिन्न पाया जाता है कि ठंडी धारा के ऊपर बहने वाली पवन तटीय भागों को शुष्क एवं ठंडी बनाती है, जबकि गर्म धारा के ऊपर बहने वाली पवन तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है। मत्स्य उत्पादन, व्यापार, नौ परिवहन आदि पर भी इन धाराओं का प्रभाव पड़ता है बच्चों। गर्म एवं ठंडी धाराओं के मिलन स्थलों पर प्लैंकटन सूक्ष्म जीव बहुतायत में पाए जाते हैं, जिन्हें मछलियां एवं स्वाद से खाती हैं, जो मछलियां बहुत स्वाद से खाती हैं। यही कारण है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास ठंडी लेब्राडोर एवं गर्म स्ट्रीम धाराओं के मिलने से यह क्षेत्र मत्स्य प्राप्ति के रूप में विकसित हो गया है। क्लियर है बच्चों? अब हम यहाँ आते हैं। महासागरीय धाराओं के साथ साथ जलयान सुगमता से चलते हैं। कभी कभी ये धाराएं जलयान के संचालन में बाधा भी बन जाती हैं। उदाहरण के लिए ठंडी तथा गर्म धाराओं के मिलने से कोहरा बनता है, जो दृश्यता के लिए जो दृश्य हम देखते हैं दृश्यता के लिए बाधा उत्पन्न करता है बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर सुनामी एक प्रतीक अध्ययन, सुनामी के बारे में है ना, एक प्रतीक अध्ययन। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री तटों को सुनामी द्वारा पूर्ण रूपेण नष्ट कर दिया गया। हिंद महासागर के 11 तटीय देशों के लगभग 2 लाख लोग काल के गॉल में समा गए तथा इसे भी कई गुना अधिक लोग घर से बेघर अथवा आजीविका विहीन हो गए बच्चों।
इसमें पहले सहारक लहरें विशाल समुद्री भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। ऐसा ही भूकंप इंडोनेशिया में सुमुत्रा के तटीय क्षेत्रों पर 40 वर्ष पहले आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.3 मापी गई थी। इससे मुख्य इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के तटीय क्षेत्रों में भीषण तबाही हुई। भारत में केरल, तमिलनाडु तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ध्वस्त हो गए थे। अधिकतम संख्या में मरने वाले औरतें तथा बच्चे थे। जो सबसे ज्यादा संख्या में मरे वहां पर औरतें और बच्चे मरे थे। इनमें विशेष रूप से मछुआरे तथा पर्यटक थे, जो इन समुद्री किनारे पर उपस्थित रहते थे। जो समुद्री किनारे पर हमेशा मछुआरे उपस्थित रहते, क्योंकि उन्हें मछलियां इकट्ठा करना होती है और मछलियों को बेचते हैं वो लोग। तो इसलिए उन जनसंख्या में औरतें, बच्चे और जो किनारे, समुद्र किनारे लोग होते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा मारे गए। इन लहरों ने मानवतावाद की लहर को जन्म दिया और पूरी दुनिया राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। 40 देशों ने पीड़ितों के लिए भोजन, जल तथा आवास की त्वरित सुविधा हेतु सैन्य बलों को लगा दिया। संसार के लाखों लोगों ने योगदान भेजा। संयुक्त राष्ट्र तथा सैकड़ों संगठन पीड़ित क्षेत्रों में पहुंचे। इस त्वरित अनुक्रिया के फलस्वरूप लहरों से उत्पन्न भूखमरी, बीमारी तथा मृत्यु जैसे द्वितीय महाविनाश से बचा जा सका। स्मरणीय तथ्य बच्चों, अब हम यहाँ पर अपने पार्ट में हमने अब तक क्या पढ़ा, आइए एक बार हम नजर डाल लेते हैं। जल का अधिकांश भाग महासागर में एकत्रित है। क्लियर है बच्चों? जो हमारा जल है उसका अधिकांश भाग जो है वो हमारा महासागरों में एकत्रित है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। आप समझ सकते हैं जो हमारी पृथ्वी है उस पे 71% जल है, यानी वाटर है। ओके, पृथ्वी पर जल का संतुलन, लेकिन मानव की क्रियाएं इस जल की संतुलन को बिगाड़ रही हैं। मानव की जो क्रियाएं होती हैं वो जल के संतुलन को बिगाड़ रही हैं। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ना या जल का प्रयोग ठीक प्रकार से ना करना। सागरीय जल की 3 गतियां होती हैं, ज्वार भाटा, लहरें व धाराएं। 3 मैंने आपको बताई थी। समुद्र में चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण शक्ति से ज्वार उत्पन्न होती है, वो भी मैंने आपको क्लियर किया। स्थल व नदियों की भांति महासागरों में भी धाराएं होती हैं, जो पृथ्वी के घर्षण, समुद्र तट की आकृति, गृह पवन, तापमान या फिर लवणता में विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्लियर है बच्चों? धाराओं का एक निश्चित क्रम होता है। सागर के तटीय क्षेत्र की जलवायु का मत्स्य उत्पादन, व्यापार, नौ परिवहन पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? यहाँ तक मैंने आपको पार्ट को ना इतना अच्छे से डिटेल करके क्लियर कराया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों, लेसन यही खत्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।